जल संरक्षण एवं प्रकृति के पूजन का, प्रकृति के उत्सव का, जल धाराओं के पुनर्जीवन का त्यौहार हरेला पर्व के अवसर पर उपस्थित अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे प्रदेश के वन मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, टिहरी लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी और इस रायपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, देहरादून शहर के मेयर श्री सुनील उनियाल गामा जी, प्रमुख सचिव वन श्री आर के सुधांशु जी, प्रमुख वन संरक्षक विभागाध्यक्ष श्री अनूप मलिक जी, वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षण श्री धनंजय मोहन जी, श्री विजय कुमार जी, श्री समीर सिन्हा जी, एमडी वन विकास निगम श्री राव साहब एवं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे वन विभाग के अधिकारीगण, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री विनोद सुयाल जी एवं आए हुए सभी हमारे अतिथिगण और आज जिनकी सबसे अधिक उपस्थिति है, ऐसे मेरे प्रिय सभी छात्र एवं छात्राएं हैं, प्रिय मेरे विद्यार्थियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सब के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। मैं आज के इस शुभ अवसर पर जो हमारा उत्तराखंड का संपूर्ण परिवार है, उसके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं कि हम सब लोग आज के पर्व पर भगवान महादेव का एक तरह से उनको प्रसन्न करने का, उनसे वरदान पाने का ये पर्व हम सब लोगों के लिए जीवन में नित नई नई ऊंचाइयों को हम सबको देता रहे, ऊंचाइयां प्रदान करते रहे। भाइयों बहनों, सुख समृद्धि शांति और पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण का ये प्रतीक है। आज के दिन जहां हम सब लोग वृक्ष पौधों का रोपण करते हैं और अलग अलग तरीके से हम पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प भी लेते हैं, ये पर्व हमारा सामाजिक सद्भाव का पर्व भी है और जिसके बारे में शुरू में हमारे हॉप श्री अनूप मलिक जी ने बहुत अच्छे तरीके से आज जिस प्रकार से भगवान सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उसके बारे में शानदार तरीके से बताया। तो ये ऋतु परिवर्तन का भी सूचक है। यह दिवस प्रकृति और मानव के सह अस्तित्व को स्मरण और प्रकृति संरक्षण के हमारे जो संकल्प हैं, हमारा जो प्रण है, उसको दोहराने का भी दिवस है। भाइयों बहनों, ये प्रदेश हमारा कुदरती रूप से, प्राकृतिक रूप से अति समृद्ध है। हमारे यहाँ पर जहाँ भी नज़र जाती है, जहाँ ये 71%, कितना है साहब, 71% ही है ना, कभी हम 72 भी बोलते हैं, 71, 72, 73, यह बढ़ता ही जाएगा क्योंकि आप लोगों ने, भारत सरकार ने ऐसे ऐसे हमारे लिए वो बना रखे हैं कि हमको हमेशा दुगना जो है उनको कंपनसेशन के रूप में देना पड़ता है, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे हम लोगों ने बड़ा अनुरोध किया है कि आने वाले सालों में हमको इस पर जो है थोड़ा रिबेट कर दिया जाए, हमको छोड़ दिया जाए। अगर छोड़ दिया जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो हम आज 71% कह रहे हैं और कुछ सालों बाद हम कहेंगे 75%। तो ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो 71% वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, और सबसे बड़ी बात है प्रकृति के पूरे संरक्षण से, पूरा प्रकृति का जो एक सुंदर स्वरूप केवल हमारे लिए नहीं, संपूर्ण
विश्व को और समस्त प्रकृति को जो देने का काम करता है। और हमारे यहाँ अगर हम एक बार नज़र उठाकर देखें तो जहाँ तक नज़र जाती है प्रकृति की जो है अनुपम एक छटा नज़र आती है। मैं समझता हूँ कि ये छटा जो हमारे उत्तराखंड के अंदर दिखाई देती है वो कहीं शायद दूसरा कोई स्थान होगा जहाँ इस प्रकार की छटा दिखाई देती होगी। हमारे यहाँ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी भागों से लोग आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से शुद्ध वातावरण और सच कहूं तो स्वयं की खोज करने के लिए आते हैं, स्वयं को प्राप्त करने के लिए आते हैं। हमारे महान ऋषियों और मुनियों को प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का बहुत भली भांति इसके महत्व को जानते थे, इसीलिए ये हमारे त्यौहार बनाए गए। और हरेला भी उनमें से एक ऐसा पर्व है जो हमारी प्रकृति से निकटता और अधिक हमको जोड़ने का काम करता है, प्रकृति से जोड़ने का काम करता है। हमारे और प्रकृति के बीच जो संबंध है उन संबंधों को और प्राणवान बनाने का काम करता है। इस दिन हम धरती माता को नमन करते हैं और पौधों को रोपण करते हैं और इनके संवर्धन संरक्षण का प्रण भी लेते हैं। जैसा अभी आदरणीय सुबोध उनियाल जी ने कहा, सुबोध भाई ने, कि एक तरफ हम आज 8 लाख वृक्ष 8 लाख पौधे रोपित कर रहे हैं। हमको यह भी संकल्प लेना चाहिए कि एक एक पौधा हम जो है जिसको लगाएंगे, जिसको हम रोपित करेंगे, उसका संरक्षण भी करेंगे। और ये संकल्प हमको आज यहाँ से लेकर जाना होगा, अन्यथा ये त्यौहार हमारा, ये पर्व केवल एक सरकारी कार्यक्रम तक ही सीमित हो जाएगा। एक मैं कहूँ कि एक समारोह जैसा औपचारिक रूप से होकर रह जाएगा। इसीलिए इसको रोकते समय इसके संवर्धन का हमको प्रण लेते हुए, और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, और 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब होता है, और 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र, और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। आज हरेला पर्व के अवसर पर हम सामूहिक रूप से प्रतिज्ञा लें कि ये हमारी प्राकृतिक धरोहर, ये हमारी विरासत, इसको हम संरक्षित करेंगे। और हमारी जो भावी आने वाली पीढ़ी है, जिनके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अपेक्षा उनसे की है और बड़ी कल्पना की है, और ये अमृतकाल जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद आज़ादी का जो अमृतकाल चल रहा है, उस अमृतकाल में हम अपनी भावी पीढ़ी को ये जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त विरासत है, इस विरासत को हस्तांतरित करेंगे और पीढ़ी दर इसको पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनको एक हम स्वच्छ प्राकृतिक धरोहर और विरासत को देने का काम करेंगे। ये हमारा कर्तव्य भी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा दायित्व भी है। अगर हम कभी सोचें कि आज हम जिन फलों का उपभोग कर रहे हैं, जिन फलों का सेवन कर रहे हैं, वो फल हमको हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमसे पहले जो इस दुनिया में आए, जिन्होंने हमको विरासत में ये पेड़ पौधे दिए, ये फलदार वृक्ष दिए, उसी के कारण से आज हमको फल मिल रहे हैं। तमाम प्रकार की प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो पर्यावरण संरक्षण के बारे में हो या स्वच्छ वातावरण के रूप में हो, शुद्ध हवा हो, शुद्ध पानी हो, वो सब हमको भी विरासत में मिला हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी मिला हुआ है, और साथ में हमको प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। इसलिए हमने इस बार हरेला की थीम जल संरक्षण एवं जल धाराओं का पुनर्जीवन निर्धारित की है। इसलिए मैं आज सभी से अपील करता हूं कि एक तो हम जल का संरक्षण करेंगे। मैं सच बताऊं तो इसका आभास बहुत पहले से होता था, लेकिन धीरे धीरे जब बहुत सारे क्षेत्रों में मैंने जाना प्रारंभ किया और मैं देखता हूं कि इतनी दूर ऊंचाई पर भी लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, वो कितना कठिन काम होता है। और हम कई बार अपने नल की टोंटी खोलते हैं और या वाश बेसन पर जाते हैं, हम ब्रश अपने मुंह में डालते हैं और ब्रश हमारा चलता रहता है, पानी बहता रहता है।
हाथ में हम साबुन लगाते हैं और साबुन लगाने के बाद रगड़ते रहते हैं, दोनों हाथों को मलते हैं और पानी बहता रहता है। नहाने के लिए जहां हमारे को एक बाल्टी पर्याप्त है, वहीं हम कई बाल्टी पानी उड़ेलते रहते हैं, क्योंकि अभी हम इसके महत्व से परिचित नहीं हो रहे हैं। आज दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जहां पर पानी पेट्रोल के भाव बिकना प्रारंभ हो गया है, और जो महान चिंतक हैं या शोधकर्ता हैं या देश दुनिया की जो बात करते हैं या उस पर काम करते हैं, उनका कहना है कि आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट अगर किसी का होने वाला है, सबसे बड़ी कमी किसी की होने वाली है, या सबसे अधिक जरूरत किसी की हमको होने वाली है, तो वो और कुछ नहीं है, वो जल के रूप में होने वाली है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि इस बार की ये थीम हमारे हरेला पर्व की, जो हमारे नाले हैं, धारे हैं, हमारे बड़े बड़े स्रोत हैं, नौले हैं, तमाम जगह पर आज स्रोत सूख गए हैं। जो नाले चलते थे, नौले चलते थे, वो भी सूख गए हैं। धारे जो बहते हुए हमको दिखाई देते थे, वो भी सूख गए हैं। उनका पुनर्जीवन कैसे हो? पिछले दिनों हम लोगों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के लिए जो अमृत सरोवर की योजना पूरे देश के लिए उन्होंने अपेक्षा करी, अपील करी, उस क्रम में हमारे प्रदेश के अंदर 1200 से भी ज़्यादा अमृत सरोवर अभी तक बनाए गए हैं। और मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग हमारे काम कर रहे हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में, जल संरक्षण के क्षेत्र में, हरा भरा पर्यावरण बनाने के लिए, वनों के क्षेत्र में, हरियाली के क्षेत्र में, प्रकृति के क्षेत्र में। तो उन सब लोगों ने बहुत ही शानदार काम हमारे लिए एक प्रेरणा के रूप में किया है। हम सबको उसको केवल औपचारिक रूप से नहीं, बल्कि आज के पर्वों के दिन हमको ये अपनाना होगा, और अपनाना केवल एक कार्यक्रम तक सीमित होकर नहीं रहना होगा कि आज हमने औपचारिक रूप से एक पौधा लगा दिया, इतिश्री कर दी। ये निरंतर रूप से चलने वाला कार्यक्रम है, ये लगातार हमारी दिनचर्या के साथ चलने वाला कार्यक्रम है। और इस समय में ये इसलिए भी चुना जाता है कि कहा जाता है हरेला के दिन अगर कोई भी पौधा रोपित कर दिया जाता है तो 5 दिन बाद, 6 दिन बाद जो है वो स्वतः ही जो है अपनी जड़ों को पकड़ लेता है। इसलिए हमको इसको दिनचर्या के रूप में मनाना होगा। और भाइयों बहनों, जो जल की बात मैं कर रहा हूँ, जल है तो जीवन है, ये हम हमेशा से कहते आए हैं। जल है तो कल है, इसके लिए हमें आज से ही सोचना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के लिए जो जल सुरक्षा है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण भी है। अभी मैं पिछले दिनों अल्मोड़ा के एक गाँव में गया था, तो मैं वहाँ जब बहुत ऊपर जाके किसी स्थान पर रुका था, तो मैं जैसे ही जो है उसके सवेरे सवेरे बाथरूम के अंदर गया, तो जब मैंने बाहर की ओर आकर देखा तो मुझे लगा कि यहाँ पर जरूर पानी नहीं आता होगा, यहाँ पानी का संकट होगा। माधुरी दीदी, तो वो जब मैं अंदर सोच ही रहा था, और सोचने के बाद मुझे कोई मिला नहीं वहाँ सुधांशु। जब मैं उसके कमरे से बाहर आया और मैंने देखा चारों तरफ की बिल्कुल टॉप में है, यहाँ तो पानी का कोई स्रोत भी नहीं है, पानी लाने के लिए कोई जगह भी नहीं है, तो यहाँ पानी कहाँ से आता होगा। तो मुझे कोई और नहीं मिला, मेरे साथ जो 1-2 लोग थे तो उनके साथ में घूमने को आगे को निकल गया। तो रास्ते में मैंने देखा कि एक टैंकर से पानी लाया जा रहा था नीचे गाँव से। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर पानी का क्या होता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आपके जैसे दिन भर में 15-20 लोग रोज यहाँ रुकने के लिए आते हैं, उन सब के लिए हमको जो है कम से कम एक व्यक्ति पर कुछ नहीं तो मतलब 4 पर 1 टैंकर की व्यवस्था करनी होती है, और हर बार हम टैंकर से नीचे पानी लाते हैं, दिन भर में 10 बार हमको लाना पड़ता है। तो इस प्रकार का संकट, और आप सोचिए कि हर तरीके से, चाहे हम उसको आर्थिक दृष्टि से देखें, चाहे हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें, दोनों ही बड़ी चिंता का कारण है। इसलिए हम इनका संरक्षण करें, अपने आसपास जहाँ फलदार वृक्ष लगाएं। मैंने वन विभाग से भी अपेक्षा करी पिछले दिनों, जब हमने बैठक करी, तो बांज के, देवदार के ऐसे वृक्ष जो अपनी जड़ों में बहुत सारा जल संचय करते हैं, उनको हम प्राथमिकता दें, उनको हम प्रोत्साहित करें,
तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जल संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ा काम होगा। और जो हमारे नई सड़कों का निर्माण होता है, नए निर्माण कार्य होते हैं, उसके आसपास आप कभी देखेंगे कहीं से भी अगर कोई नई सड़क कटती है, नई सड़क कटने के बाद आप तय मानिए कि वहाँ पर कोई स्रोत होगा, कोई नौला होगा, कोई धारा होगा, या कहीं पर भी कोई पानी आ रहा होगा, तो धीरे धीरे वो सूख जाता है। तो हमको जहाँ हम ये जल के संरक्षण के लिए जो नया पुनर्जीवन के लिए इसका जो बोर्ड बना रहे हैं सुधांशु जी, इस पर हमको जरूर ये सोचना चाहिए और अन्य विभागों के साथ भी हमको बात करनी चाहिए कि चाहे हमारा PWD डिपार्टमेंट है, PMGSY है, या नेशनल हाईवे के चलने वाले जो प्रोजेक्ट हैं, उन सभी पर पिछले दिनों मैं प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम जब सुन रहा था, तो एक जगह पर यहाँ ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद के पास कोई जगह है, वहाँ पर बहुत दिनों से किसी नदी के बारे में, किसी नौले के बारे में लोग वहाँ चर्चा करते थे कि यहाँ पर ये नदी हुआ करती थी, ये नाला हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर वो पानी नहीं होता था। लोगों ने उसकी खोज करी और खोज करते करते उन्होंने वहाँ पर उस जगह तक पहुँच गए और उसके पुनर्जीवन के लिए उन्होंने काम करना प्रारंभ करा। तो आज वहाँ पर बड़ा सा तालाब बन गया है, वहाँ फिर से स्रोत पुनर्जीवित हो गए हैं। इसी प्रकार से हमको भी खोजना होगा। आप सब लोगों में से देखिए, यहाँ से कोई उत्तरकाशी जाता होगा, कोई पौड़ी से लेकर यहाँ चमोली तक जाता होगा, कोई टिहरी की तरफ जाता होगा, तो आप देखते होंगे रास्ते में पहले कितनी जगह पर पानी के बड़े बड़े स्रोत आते थे। रास्ते में लोग उठते थे और पानी पीना शुरू कर देते थे, हैं, ऊपर से धारा बह रहा है, धारे के ऊपर जाके लोग जो है छोटे बच्चे नहाना शुरू कर देते थे, पानी पीना शुरू कर देते थे। आज क्या दिखाई देते? आप देखिए धीरे धीरे वो कम हो रहे हैं। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ये प्रश्न अगर आप बहुत अंदर तक जाकर सोचेंगे कि आने वाले समय में अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो हमारी भावी पीढ़ी को विरासत में क्या मिलेगा। तो ये आज का दिन हमको ये सोचने के लिए, ये चिंतन करने के लिए और आगे के लिए संकल्प लेने का भी दिन है कि हम संकल्प लें कि हम आने वाले समय में हर तरीके से अपने आने वाली पीढ़ियों को, हमारे ये जो प्यारे बच्चे पीछे बैठे हैं, छात्र छात्राएं बैठे हैं, इन सबको हम ऐसी प्रकृति देकर जाएंगे, ऐसा पर्यावरण देकर जाएंगे, ऐसा पूरा वनों से आच्छादित, नदियों से आच्छादित, हमारे जल से आच्छादित ये पूरा का पूरा ये धरोहर सौंप कर जाएंगे। तो निश्चित रूप से आपको शांति होगी, आपके मन में संतोष होगा कि आपने प्रकृति के संरक्षण के लिए कुछ काम किया है, भावी पीढ़ियों के लिए आपने कुछ देने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से हम इस दिशा में काम करेंगे और हम लोगों के बीच जल संरक्षण के जो मूल्य हैं उसका विश्वास पैदा करने का काम करेंगे। और भारत की जो तमाम संस्थाएं हैं वो आज इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। जल अभियान में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं और बीते दशकों में हमारे यहाँ पर एक नकारात्मक जो सोच बन गई थी कि हम जल संरक्षण और पर्यावरण जैसे जो ये विषय थे ये बहुत मुश्किल लगते थे, बहुत कठिन लगते थे, लेकिन अगर नेतृत्व तो अच्छा हो तो आज देखिए जिस बात को हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज करते थे वो बात आज हम नहीं कर रहे हैं। और कोरोना महामारी ने दिखा दिया कि हमारी जो बात है, इस धरा की बात है, उसको आज पूरी दुनिया आत्मसात कर रही है। इसके महत्व को, प्रकृति के महत्व को हमने कोरोना महामारी में भली बात ही महसूस किया। पूरी दुनिया ने आयुष के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, योग के बारे में उसकी महत्ता उस समय में समझी जब पूरी दुनिया के अंदर कोई भी वैक्सीन काम नहीं कर रही थी, कोई दवाएं काम नहीं कर रही थी। ऐसे समय में जब सारे जो हमारे जो आधुनिक बनाए हुए चीज़ें थी वो सारी की सारी फेल हो गई, उस समय में प्रकृति का संरक्षण ये हमारे लिए कितना महत्व का होता है ये हमारी भली भांति समझ में आया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वही काम किया जो काम हम लोग सोचते थे या हमारे पूर्वज सोचते थे। और इन 9 सालों में उनके नेतृत्व में पूरे भारत की जो मानसिकता है वो बदली है। इसलिए हमको इस क्षेत्र में अपनी भागीदारी देनी है और हम जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ही ज़्यादा हम अपना योगदान दे पाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से आज दुनिया के सामने वन हेल्थ वन अर्थ इस प्रकार की जो थीम दी और साथ में वसुधैव कुटुंबकम की जो थीम है
आज पूरी दुनिया उसको आत्मसात कर रही है। पहले हम लोग कहते थे कि जो है लोग केवल अपनी चिंता करते थे। आज भारत की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया को ये एहसास कराने का काम किया है कि ये भारत की जो धरा है, ये भूमि, ये केवल अपने बारे में नहीं सोचती है, किसी दूसरे के नुकसान से अपना फायदा नहीं सोचती है, बल्कि समूचे विश्व के कल्याण की बात करती है। इसीलिए कहा गया, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैवम तु कुटुंबकम, यानी कि ये छोटा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ऐसी सोच की बात वो छोटे चित्त वाले लोग, छोटे मन के लोग करते हैं। जिनका उदार चरित्र होता है उनके लिए सारा संसार एक घर होता है। और हमारे ऋषि मुनि, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण हमारे अंदर ये संस्कार देकर गए हैं, ये संस्कृति हमारी चलती आई है। उसी प्रकार से ये प्रकृति के संरक्षण का भी है। मैं आज आप सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि आज जिस प्रकार से सर्कुलर इकोनॉमी की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर काफ़ी जोर दिया है, पूरा इकोसिस्टम, और जब ट्रीटेड जल को पुनः उपयोग किया जाता है, आप देखते होंगे पहले पानी आता था, खराब हो जाता था, फिर चला जाता था, और ताजे जल को जिस प्रकार से संरक्षण देने का काम, जिस प्रकार से पुनर्जीवन का काम और अमृत सरोवर बनाने का काम, इकोसिस्टम को इससे बहुत लाभ हुआ है। और विकास जरूर होना चाहिए। विकास की, चूँकि विकास भी हमारे लिए ज़रूरी है, विकास नहीं होगा तो चूँकि इस जब ज्ञान विज्ञान तेज़ी से आगे बढ़ा है, विज्ञान आगे बढ़ा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, तो ऐसे समय में हमको इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों के बीच में एक संतुलन पैदा करते हुए, दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और भाइयों बहनों, राज्य की जो हमारी गैर हिम नदियाँ हैं, जैसे सोंग है, रिस्पना है, बिंदाल है आदि का जो आपने देखा होगा, उनका जो ग्रीष्मकालीन प्रभाव है, यानी कि जब गर्मियों के दिनों में तो बिल्कुल ही सूख ही जाती हैं, अब बहुत कम हो गया है या तेज़ी से घट रहा है। और भी कई नदियां हैं, जैसे हमारे उधर कोसी है, ऐसे तमाम नदियां जो पहले 12 महीने लगातार बहती थी, धीरे धीरे कम हो रही हैं। और इसका प्रमुख कारण जो है जलवायु परिवर्तन है। इस कारण से हमें भूजल जो भंडारण है वो काफ़ी कम हो गया है। मैं अभी आते समय उमेश भाई से पूछ रहा था कि आपके इस क्षेत्र में पानी कितने फुट पर निकलता है। एक समय था, मैं बताऊं, कि मैंने बचपन में तराई में, सिन्हा जी आप भी वहाँ रहे हो, आप तो रहे ही हो, हमारे हौफ साहब तो शुरुआती इनकी नौकरी वहीं से शुरू हुई है, हल्द्वानी से। तो तराई में ये जो उधम सिंह नगर वाला क्षेत्र था, 4-5 फुट जो है गड्ढा खोदा जाता था और पानी निकलना प्रारंभ हो जाता था 4-5 फुट में। और आज ऐसा हो गया है कि 150 फुट 200 फुट में भी अच्छा पानी नहीं मिल पाता है। मैं रास्ते में, मैंने जिज्ञासावश वैसे ही आज मैंने उमेश भाई से पूछा कि यहाँ का अच्छा पानी कितने में निकलता है, तो ये कह रहे थे अच्छा पानी 350 से ज़्यादा में ही निकलता है, 350 से कम में नहीं निकलता है। और कई जगह पर 350 फुट में भी जो है, जो ग्रीष्मकालीन आज का जो समय है, ऐसे समय में वो भी सूख जाता है। उत्तराखंड की जो हमारी गैर हिम नदियाँ हैं, जिसमें ग्रीष्मकालीन जल प्रवाह अगर हम देखें तो पिछले 30 वर्षों में 70 से 75% उसमें कमी आ गई है। ये हमको चिंतन करने का विषय है, सोचने का विषय है, या हम इसको सुनियोजित तरीके से और युद्ध स्तर पर अभी से इसके पुनर्जीवन के अगर कारगर उपाय नहीं करेंगे तो आने वाले अगले 2-3 दशकों में ये जो है केवल मौसमी नदियां रह जाएंगी। यानी कि बरसात के दिनों में तो हमको नदी के स्वरूप में दिखाई देंगी, लेकिन अन्य समय में पूरी तरह से अपना जो है स्वरूप वो बदल देंगी। उत्तराखंड में अगर अगले पेयजल सेक्टर में जल की आवश्यकता की अगर हम गणना करते हैं तो वर्ष 2052 तक संभावित जल की जो मांग है लगभग 1980 MLD आकी गई है, जो कि लगभग 23 क्यूमेक है, 23 क्यूमेक है। और पूरे उत्तराखंड राज्य में अभी जो मांग के सापेक्ष सतही सरों पर आधारित मांग 70% है, 70% ही है अभी, जो कि लगभग 1400 MLD ही है। तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमको ज़रूरत है और जो हमारे पास उपलब्ध है,
हमको किस प्रकार से इसका नियोजन करना है। वर्तमान में कई विभागों द्वारा स्प्रिंग सेट, सोर्स रिजुनेशन, कैचमेंट एरिया, सोर्स सस्टेनेबिलिटी, चाल खाल, चेक डैम, कंटूर टंच आदि के कार्य कराए जा रहे हैं और जिसके बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। आज मैं ये बात इसलिए यहाँ पर बहुत विस्तार से कह रहा हूँ कि चूंकि पूरे प्रदेश के लोग आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, कहीं न कहीं वन विभाग हमारा जो है इसमें लीड लेकर आगे की चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। पूरे प्रदेश में एक मॉडल प्लान बनाकर इसको तैयार कर काम किए जाने की भी आवश्यकता है। और उत्तराखंड में नैसर्गिक जल चक्र में उपरोक्त जो परिवर्तन आया है उसको देखते हुए जल स्रोतों को स्प्रिंग, गंधेरों एवं नदियों के पुनर्जीवन के लिए उत्तराखंड राज्य स्प्रिंग एवं वर्षा नदी पुनर्जनन प्राधिकरण के गठन पर हम लोगों ने पहले ही जो है ये तय कर लिया है कि हम इसको बनाने जा रहे हैं। और इसके गठन से जल संरक्षण के साथ ही देवभूमि में जो जल धाराएं हैं उनको पुनर्जीवित करने में भी बड़ी मदद मिलेगी। इसके साथ साथ शहरीकरण भी तेजी से बढ़ रहा है और जब शहरीकरण की रफ्तार ऐसी हो तो हमें पानी के विषय में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि अभी तो यहाँ तो कमी हुई नहीं है, अभी यहाँ तो पानी आ रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। ये तय मानिए कि अगर उत्तराखंड में कहीं पर भी अगर आपदा आती है, कहीं परेशानी आती है, कोई किसी प्रकार का संकट आता है तो दिल्ली वाले ये न सोचें कि आज उनके यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। अगर यहाँ कुछ हो रहा है या कहीं भी धरा में कुछ घटित हो रहा है तो उसका प्रभाव एक न एक दिन हमारे ऊपर भी जरूर आने वाला है। इंडस्ट्री और खेती दो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें पानी की आवश्यकता सबसे अधिक होती है और इन दोनों सेक्टरों को मिलकर जल सेक्टर, जल संरक्षण का जो अभियान है चलाना होगा। और इसके लिए हमारे पात्रो जी यहाँ पर बैठे हैं तो मैं इनसे भी कहूँगा कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको भी इस क्षेत्र में आगे लाने की आवश्यकता है। पटनायक जी, हाँ पटनायक जी, इस क्षेत्र में जो है लोगों को आगे लाने की आवश्यकता है। और हमारे स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े लोग, जनता में भी चेतना आएगी और जागरूकता आएगी। सरकार ने संसाधन जुटाए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और शौचालय निर्माण जैसे अनेकों कार्य अभी किए हैं, लेकिन इस अभियान की सफलता तभी सुनिश्चित हुई जब लोगों ने इसके बारे में सोचना प्रारंभ किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्वच्छ भारत अभियान के लिए सड़कों पर आकर इसका एक जन जागरण का जब अभियान चलाया। यही सोच हमें जल संरक्षण के क्षेत्र में प्रकृति संरक्षण के रूप में भी आगे बढ़ानी होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों से जो भी प्रमुख विकास की योजनाएं संचालित हुई हैं उन सभी में आपने देखा होगा कि जो हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, हमारी इस धरा की जो सोच है उस सोच के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के साथ जल संरक्षण का भी उन्होंने अपने हर कार्यक्रम में लोगों से आग्रह किया है। चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो या बेस्ट टू हेल्थ से जुड़े हुए कार्यक्रम हो या अमृत मिशन के कार्यक्रम हो, आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हो या सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान हो या नमामि गंगे अभियान हो। पर्यावरण रक्षा और जल संरक्षण के क्षेत्र में हमारे देश के जो प्रयास हैं इन सालों में बहुआयामी रूप से हुए हैं और इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो अमृत सरोवर की जो बात हुई है वह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो भूगर्भ का जल कम हो रहा है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान उसका होने वाला है। अमृत सरोवर योजना में हमारे 75 अमृत सरोवर बनाए जाने थे और पूरे प्रदेश के अंदर 975 का जो लक्ष्य था उस लक्ष्य के सापेक्ष हमारे प्रदेश के अंदर अभी तक 1092 अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस पर बहुत अच्छा काम किया है। देश में जलाशयों के पुनर्निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा लागू जो देश के अंदर ये योजना की है पुनरुद्धार की, उसमें भी उत्तराखंड का स्थान तीसरे स्थान पर आया है। इसी प्रकार हम कार्य करते रहेंगे तो भविष्य में हम इस योजना में पहला स्थान देश के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए आज हम हर क्षेत्र में एक मॉडल के रूप में हम उत्तराखंड को बना सकते हैं। तो ये भी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि हम पूरे भारत को, पूरी दुनिया को एक संदेश दे सकते हैं कि हमने प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में इतना काम किया है और हमारा
जो इसको लेकर संकल्प जो नए उत्तराखंड का है और संकल्प